अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे फारूक हमीद खान साहब, फैसल शकील साहब, ताहिर नईम मलिक साहब और अनीक नाजी साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी, जो कि अब एक बार फिर से खबरों की जीनत बन रही है, करप्शन के एक बार फिर से उन पर सवालात उठने लगे हैं। फरहत शहजादी उर्फ फराह गोगी ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से लेकर 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। फराह गोगी ने 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को तस्लीम किया था, मगर उससे हटकर उनके गैर ज़ाहिरी बल्कि मलकियती असासे 3 अरब 82 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। नून लीग की जानिब से ये इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि 3 खवातीन ने करप्शन की और करप्शन के लिए ही बुज़दार को वज़ीर आला बनवाया। फराह गोगी गिरफ्तार हो जाती तो चेयरमैन पीटीआई के सारे पोल भी खोल दिए जाते। ये ऐसा मानना है नून लीग का। तातारर साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया है और 190 मिलियन पाउंड करप्शन के जो सबूत हैं वो भी उनके मुताबिक यही मिलते हैं। करप्शन के इस तहलका खेज इंकशाफात पर हम बात करेंगे और सबसे पहले फारूक हमीद खान साहब, मैं आप ही की जानिब सवाल रख लेती हूँ। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फराह गोगी करप्शन केस, जो असासों में 3 सालों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, साफ चली, शफाफ चली का बयानिया आखिर फिर गया तो गया कहां? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। आपने काफी फिगर बता दी, लेकिन मैं एक दो चीजें ऐड कर देता हूँ कि जनाब कई फॉरेन कंपनीज हैं, उनकी भी जो मैं सारी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, उनकी भी वो डायरेक्टर रही हैं, मेजर शेयर होल्डर हैं, और बिलीव मी, अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग कि कैसे एक खातून ने, हाउ स्मार्ट कैन शी बी, कि कैसे उन्होंने अपने एसेट्स में इजाफा किया पिछले 3-3.5 साल में, खासकर पीटीआई के दौर में। देखिए, हमने वो हमारे सीनियर एंकर कामरान खान साहब हैं, वो एक जमाने में करते थे अपना टीवी पे प्रोग्राम, जिसके लिए वो बहुत मशहूर हुए कि अजब करप्शन की गजब कहानी। तो आज इसको भी टाइटल यही मेरा ख्याल मिल रहा है। बात यह है, हमने हमेशा पाकिस्तान में सुना कि जनाब ये करप्शन के बादशाह हैं, किंग्स ऑफ करप्शन। मैं नाम लेता हूँ, सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पहली मर्तबा एक करप्शन क्वीन का इजाफा हो गया है, वो सामने आई है। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले साल जनवरी में लाहौर में मुझे कुछ लोग मिले, ये पिछले साल की बात करो, 2023 की जनवरी फरवरी। उन्होंने कहा, जी आपने सुना कि ये खातून कोई है फरहत साहिबा? मैंने कहा, यार मैंने तो कोई नाम नहीं सुना। उन्होंने कहा, जी यहाँ पे एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के अफसरान, जो पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, वो जब उनकी अपॉइंटमेंट जो है उसमें भी लाखों करोड़ रुपए जो है वो लिए जाते हैं। अमेजिंग। तो ये अब चीजें सारी सामने आ गई हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मेरी नजर में ये और खबरें ये आ रही थी कि बुज़दार साहब इज अ साइलेंट स्पेक्टेटर। अब देखिए, इसको आप और ट्विस्ट ना दें, लेकिन अगर आपको याद है कि ये खबरें बड़ी आती थी कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, वो भी जब उनको मीडिया के लोग मिलते थे और लोग मिलते थे, वो आके हमें बताते थे कि वो कहते थे कि जनाब ये बुज़दार, मिस्टर बुज़दार को जो लगाया चीफ मिनिस्टर, नालायक आदमी है। हाँ, इस पर नाखुश थे। जी बिल्कुल, और इसकी वजह से पंजाब की गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हो गया। वो यही बेड़ा गर्क था नहीं कि जनाब ये नेक्सस हुआ था, जिसने मेरा ख्याल है बुज़दार, ये खातून फराह और अनफॉर्चुनेटली ये बनी गाला का नेक्सस बीच में आता है। और इन लोगों ने सारा बनी गाले को भी बदनाम किया, इन्होंने पीटीआई के को भी बदनाम किया, और आप देखें रिजल्ट भी सामने। मैं तो हैरान हूं कि ये पाकिस्तान से जाने में, निकलने में कामयाब कैसे हो गए, किसके जेट एयरक्राफ्ट में ये बैठ के जो है वो ये बाहर गए। और मैं तो ये कहूँगा कि ऑनेस्टली ये कुछ, अब ठीक है, माजी में जितने ऐसे करप्शन के बादशाह थे, उनके एंड में क्या हुआ, कैसे बने, ये हुआ, एंड में क्या होगा। इतने पावरफुल वो लोग थे, एनआरओ उनको मिल गया या वो उन्होंने करवा लिया। अब इस केस में पता नहीं कोई रिकवरी होगी, वो केस चलेगा, क्या होगा, पता लगेगा कि 2 साल बाद इधर भी हालात बदल गए तो एनआरओ हो गया। देखिए, यही चीज है जिसने पाकिस्तान को के सोशल फैब्रिक को तबाह करके रख दिया है। और इन्हीं लोगों की जो लूट मार थी, उसकी वजह से आज मैं और आप, जब हम बिजली का बिल देते हैं, बिल आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान पे इतना अपना कर्जों का बोझ है, क्योंकि पब्लिक मनी भी इन्होंने इस्तेमाल किया। और पता नहीं, और देखें इन्होंने कितनी खूबसूरत से हर दौर में मैं बाकी नाम नहीं लेता हूँ, हर दौर में ऐसे लोग आते हैं, मेल या फीमेल,
जिनको एक्सेस मिलता है टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, दे गेट एक्सेस टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, और वहां पे फिर ये एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी पर्सनालिटी, अपने लिंक्स, और पैसा के पास होता है, और ये सिस्टम ऑलरेडी हमारा बड़ा करप्ट है, और जनाब फिर ये पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं और ये फायदा उठाते हैं, और यही एक कहानी है। मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान में ये जितने करप्शन के बादशाह रहे मादी में, या अब ये करप्शन की कोई, यार खुदा के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज है, इनमें को थोड़ा सा को पीएचडी करा दो, वो थीसिस करा दो, ताकि आने वाली नस्लों के लिए कम से कम, इनको होना तो कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, हमारा निजाम ऐसा है, लेकिन एक्सपोज हो जाए कम से कम, बड़ी अच्छी होती है, लेकिन हमारे कानून इतना स्लो है, प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है कि कोई लोग पकड़े नहीं जाते हैं, एंड में वो सिस्टम को आउटस्मार्ट कर जाते हैं। ये भी एक केस है वेर एक खातून ने, आई डोंट थिंक शी इज वेरी, पढ़ी लिखी इतनी नहीं है, लेकिन देखें कितनी खूबसूरती के साथ इस खातून ने सिस्टम को आउटस्मार्ट किया थ्रू हर लिंक्स, और उसी खूबसूरती के साथ वो मुल्क भी छोड़कर चली गई। जी हाँ, देखे ना, ये आप हम एक दिन बिजली का बिल ना दे तो आगे हमारा मीटर काट देते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सवाल तो खड़े हो रहे हैं। चले, मैं अनीक नाजी साहब के पास सवाल लेकर चली जाती हूँ। अनीक साहब, आपको याद होगा बहुत सारे इंटरव्यूज में पीटीआई चेयरमैन ने, इमरान खान ने बारहा इसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जो एक्स आर्मी चीफ थे, करप्शन उनके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं थी, और अगर मैं बात करता था करप्शन की और मैं बात करता था कि मुल्क में चोरी हो रही है, तो ये उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। अब जो दीगर सियासी जमातें हैं, बहुत सी सियासी जमातों की जानिब से सवालात खड़े हो रहे हैं, पीटीआई चेयरमैन को वो मानते हैं कि इसका मास्टरमाइंड है फरागोगी की जितनी भी करप्शन हुई, तो आपको लगता है कि ये ठीक मानती हैं सियासी जमातें? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि इमरान खान जो है वो ये कहा जाए कि इमरान खान ने कोई बात ठीक भी की थी, और अगर आपने जैसे फरमाया कि जनरल बाजवा को करप्शन पे कोई इतराज नहीं था, तो ये इमरान खान ने बिल्कुल सच कहा। उसकी जो सबूत है वो खुद इमरान खान का वजूद था, खुद इमरान खान की ताकत थी, उस्मान बुज़दार का होना था। हम एक किरदार पर बात कर रहे हैं फरागोगी, जाहिर है कि इस तरह के किरदार माजी में भी सामने आते रहे हैं, इस तरह के किरदार बाद में भी आते रहेंगे। प्रॉब्लम जो है वो बुनियादी तौर पर हम यानी एक ही बात माजी करीब में, मौजूदा सदी में, गुज़श्ता 23 साल में 2 मिसालें इसकी सामने हैं। एक तो ये कि गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से जो भी सेटअप आएगा वो बराह रास्त परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमत हो, जो कि करप्शन का नारा और एहतसाब का यानी वो करके आए थे, या वो फिर 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के और एक 1 पेज का वो एक ड्रीम लेकर जो एक सेटअप मुसल्लत किया गया, और उसके लिए जाहिर है कि रिवायतें तोड़ी गई, आइन कानून तोड़ा गया, बाउंड्रीज तोड़ी गई। पीटीआई वाले ये मानते हैं कि वो आरटीएस सिस्टम बेसिकली नून लीग और पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए बिठाया गया था। पीटीआई का तो वोट बैंक काफी स्ट्रांग था। अनीक साहब जी, मैं आपकी बात नहीं सुन सका। पीटीआई वाले ये मानते हैं कि जो आरटीएस सिस्टम बिठाया गया था वो 2018 में बेसिकली नून लीग को जितवाने के लिए, पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए था। पीटीआई तो जीत रही थी मेजॉरिटी के साथ। जी, वो अब जो भी कहते रहे वो यानी अब वो यानी कमाल है, उनकी बात पे क्या यकीन किया जा सकता है? क्या 2018 में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था? क्या 2018 में मतलब है जो अब वो उस बहस एक और तरफ चली जाएगी। मेरा पॉइंट और है, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जब जो भी सेटअप जो नारे लगा के, आइन को तोड़ के, कानून को तोड़ के, रिवायतों को तोड़ के करप्शन के खिलाफ नारे लगाता हुआ आता है, बाद में तारीख ये बताती है कि करप्शन जिन पर इल्जाम लगाकर वो आता है वो तो कुछ भी नहीं थे। ये लोग जो आते हैं ये नए रिकॉर्ड बनाते हैं। यानी आपने करप्शन को, या आप कहिए कि कोई ऐसा सेटअप जो आइन तोड़ कर आया हो, कोई ऐसा सेटअप जो रवायतें तोड़ कर आया हो, उससे ये उम्मीद लगानी कि वो करप्शन खत्म कर देगा, ये खुद बचपना है। ये जो आपके सामने फरागोगी के सबूत आ रहे हैं हमारी, यानी अब क्या, यानी जो एंटी करप्शन के इदारे मौजूद हैं, एफआईए मौजूद है, नैब मौजूद है, क्या ये सारे लोग बेखबर थे जब ये सब कुछ हो रहा था? खुद मीडिया में वो तमाम लोग जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर खुद को कहलाते हैं और यानी खुद को यानी इजाफी तौर पर बड़ा मजहबी भी बताते हैं, दीनी भी बताते हैं, क्या उन लोगों के इल्म में उस वक्त नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है? अच्छा, इस बात को बर्दाश्त करना, इस पे खामोश रहना उस करप्शन का हिस्सा था। ये यानी वो सब लोग जिनके इल्म में ये बात थी और खामोश रहे, वो भी तो हिमायत ही कर रहे थे ना, खामोश हिमायत थी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी हुकूमत जिसकी बुनियाद गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो, उससे ये तवक्को रखना कि वो करप्शन का खात्मा करेगी, ये यानी ये हकीकी बात नहीं है।
अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल एक अवाम के मैंडेट के साथ एक मजबूत पार्लियामेंट, एक मजबूत हुकूमत जो 1973 के आइडियल सिचुएशन बनती है, इदारों को उनकी हदूद में लेकर आए, उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखे, उसके बाद ये निजाम की हम बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं। अफराद को चुन चुनकर उनका इंतखाब करना, कल किसी और का इंतखाब था, आज किसी और का इंतखाब है, ये चस्का फरोशी है। ये दिनों की बात है। ये कुछ दिनों बाद फरागोगी भूल जाएगी, कोई नया किरदार आ जाएगा। उसके बाद किसी जमाने में आसिफ अली जरदारी मिसाल के तौर पे हुआ करते थे। उसके बाद फिर ये इल्जामात जो शरीफ खानदान पे लगाए गए वगैरह वगैरह, ये कहानियां चलती रहेंगी। असल मामला जो है वो ये है कि हम क्या आइन के मुताबिक, जो कि हमें भारत ने बना के नहीं दिया, अफगानिस्तान ने बनाकर नहीं दिया, अमरीकियों ने मुसल्लत नहीं किया, मगरब ने नहीं दिया, वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया, IMF ने नहीं दिया, चीन ने नहीं दिया, खुद बनाया है ना। तो अपना आइन जो खुद बनाया है, अगर उसका एहतराम नहीं करना, असूलों पर, बुनियादी असूलों पर ही अगर हम चलने को तैयार नहीं है, तो फिर इन अफराद पर मातम करना ये वक्ती चस्का फरोशी हो सकती है। ये किसी मसले का इलाज, मर्ज का इलाज नहीं है। ठीक है, अनीक साहब पॉइंट आपका भी क्लियर है कि मैं जी हर वो सेटअप जो धोस और धांधली से लाया जाएगा, जैसे इमरान खान का लाया गया, अगर ये मुस्तकबिल में हुआ तो उसका भी नतीजे यही निकलेंगे। ठीक है, ठीक है, अनीक साहब पॉइंट आपका भी क्लियर है। मैं ताहिर साहब आप ही की जानिब आती हूँ सवाल लेकर। ये तासुर जो दिया जा रहा है कि जितने इमरान खान की करप्शन के जो सबूत हैं या ताने बाने हैं वो मिलते हैं बुशरा बीबी से जाकर, तो आपको लगता है कि ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, ये तासुर यहाँ हमारे यहाँ रवायत रही है। अनीक साहब की गुफ्तगू से मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने इल्मी बात की है कि मुगलिया दौर में दरबार है और दरबार के अंदर वो लुटाया जाता है माले गनीमत भी और रियासत के वसाइल। तो यहाँ अभी जमहूरियत मजबूत नहीं हुई। तो यहाँ पे जो हम अभी तक जमहूरियत इक़्तिदार के महल में दाखिल होते हैं, जी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इक़्तिदार के महल में जब आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पे जो क्रोनीज हैं, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली पैकेज है, जब पार्टियां, आप ये इक़्तिदार में आने से जरा पहले देख लें, वो जो लीडर हैं वो किसके जेट पे फिर रहे हैं, वो लीडर किसकी लैंड क्रूजर पे फिर रहे हैं, कौन उनकी कैंपेन का खर्चा उठा रहा है, कौन सा ऐसा कॉरपोरेट सेक्टर है कि जो उनके पूरी कैंपेन को फाइनेंस कर रहा है, कौन सा उनके दफातर को कर रहा है। तो फिर ये हम इस पे क्यों हैरान होते हैं कि करप्शन हो गई। उनको इक़्तिदार में लाने से पहले उन सारी सियासी पार्टियों का पॉलिटिकल फाइनेंस कहाँ है? वो अमीर तरीन लोग हैं जिनके नाम से तरीन आता है, कोई हस्बे मंशा है और किसी की रियाजत काम आती है। कारकुन दीवार की एक तरफ खड़े हैं और हस्बे मंशा और हस्बे रियाज और अमीर तरीन लोग जो हैं इन पार्टियों को चलाते हैं। अब बात यह है कि इसका मकसद यही होता है, जो करप्शन है इसमें सरासर नैब और FIA जिम्मेदार हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं। इसलिए देखें, मैं यूनिवर्सिटी में उस्ताद हूँ, फारूक हमीद साहब ने कहा PhD का थीसिस कराएं, मैं करा लूंगा, मैं तनख्वाह ले रहा हूँ PhD का थीसिस कराने की, पढ़ाने की। ये नैब के जो अफसर हैं, FIA के अफसर हैं, किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? मुफ्त पेट्रोल किस चीज का ले रहे हैं? TADA किस चीज का ले रहे हैं? अगर जिस दौर में करप्शन हो रही है और वहां पे वो है कि उनको इजाजत है। पहली तो बात ये कि जो जनरल मुशर्रफ के वक्त ये इदारा बना था, उसकी कंपोजिशन किस बुनियाद पे हुई थी कि लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील करें, पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बनाएं, मुस्लिम लीग का कायद-ए-आज़म बनाएं, और जो उसका ऑर्डिनेंस बनाया गया। तो ये बस जो करप्शन के इदारे जिन्होंने ख़त्म करने हैं वो करप्शन का गढ़ बन गए। उनके अंदर एक नोटिस इशू होता है ताकतवर लोगों का, अगले दिन वो गलतफहमी की बुनियाद करार पा जाता है। तो फराग गोगी से ज्यादा यहाँ जो गूंगे और बहरे हैं, जो गोगी पहलवान बने हुए हैं इदारों में बैठ के, जिनकी कनाइमस पे ही होता है। आप ये देखें, माजी में एक जो चेयरमैन नैब थे, उनकी खबर नहीं चल सकती थी, खबर चली वो चैनल बंद हो गया। तो हम क्या ये बातें कर रहे हैं? ये एक पॉइंट, और पाकिस्तान का ये एक मसला करप्शन पकड़ी पहली जाएगी। बात तो ये कि जब आपने टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी हुई है, तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम में काला धन जितना मर्जी वाइड कर लें, क्या इसका क्या इखलाकी? एक रियासत मदीना में ऐसी एक स्कीम है कि सोर्स ऑफ इनकम ही ना पूछा जाए। एक बंदा जो है वो जीरो टैक्स पेयर हो, लेकिन वो अपने करोड़ों और अरबों वाइड कर ले। ये पॉलिसी किसने दी? ये स्टेट ने पॉलिसी आपको दी। और इस निजाम के अंदर करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। अनीक साहब सही कह रहे हैं, 4 चीजें जब तक नहीं होंगी करप्शन खत्म नहीं होगी। एक, पार्लियामेंट मजबूत होगी,
अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं होगी, और मीडिया इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं होगा, फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट जो होगा, और एक तो और जो एग्जेक्टिव पे चेक रखेगा, तो जब तक ये नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो बस ये ठीक है कि वो सही कह रहे हैं कि ये एक चस्का है। तो चस्का फरोश जो कौमें हालात हाजरा के प्रोग्राम देख के अपने हालात ठीक करना चाहें, उनके साथ यही होता है, शाम का एक चस्का लगा लिया जाए। इन्होंने हवाला दिया जी अजब करप्शन की गजब कहानी, वो तारीख में मजाक बन गया प्रोग्राम, वो एजेंडा ड्रिवन प्रोग्राम थे, उनको स्क्रिप्ट आते थे। ये क्यों नहीं फारूक हमीद साहब बताते कि वो स्क्रिप्ट कहाँ गए? तारीख के नए स्क्रिप्ट मिल गए उन्हें, नहीं आ गए ना, वो तो नए स्क्रिप्ट आ गए, और वो नए स्क्रिप्ट के साथ जलवागर हो गए। यानी ये भी एक इंटेलेक्चुअल करप्शन भी, अनीक नाजी साहब आपके लिए फिक्र है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी फाइनेंशियल करप्शन से ज्यादा खतरनाक है। बेशक। फैसल शकील साहब, आप ही की जानिब सवाल लेकर आ जाती हूँ। अनीक साहब, आपको मैं ज़रूर मौका दूंगी, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लेकिन मुझे फैसल साहब से सवाल करने दीजिए। फैसल साहब, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला फरागोगी के कहने पर लगाया गया, उनकी ख्वाहिश पर लगाया गया, ये तासुर दुरुस्त है या नहीं? बिल्कुल ये तासुर दुरुस्त है, और ये सभी लोग जानते हैं कि जो उस्मान बुज़दार हैं उनमें क्या अहलियत थी और उन्हें क्यों बज़िद थे इमरान खान साहब लगाने के लिए। ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी करप्शन होनी थी, और ये जो इनकी फ्रंटमैन थी और पैसे बना रही थी, और इनको जो है वो पहले ही निकाल दिया गया। जब देखते हैं कि जहाज़ डूब रहा है तो वो लोगों को पहले ही निकाल दिया जाता है जो कि अहम होते हैं, तो इसलिए इन्हें जो है वो भेज दिया गया। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त ये इदारे कहाँ थे और ये क्या सो रहे थे जो आज जो है वो इस तरह की करप्शन की ला रहे हैं। हर दौर में जैसे कि अनीक साहब ने बताया, ताहिर साहब ने बताया, इदारों के लिए तो करप्शन मैटर नहीं करती ना, तो इदारे क्या करते हैं उसमें? ये तो सियासतदानों का मसला है कि एक दूसरे की करप्शन को कुछ अरसे के बाद लेकर सामने आ जाते हैं। जब हुकूमत में होते तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, नहीं तो मुकमुका कर लेते हैं, मुआहदे कर लेते हैं। बिल्कुल, ये इदारे तो हमारे इदारे तो कठपुतली है ना, जिस गवर्नमेंट में आते हैं उनके ही वो लोग होते हैं और अपने मुखालफिन के खिलाफ जो है वो इस तरह के निकाल लेते हैं। जैसे कि माजी में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, कितने लोगों के खिलाफ ऐसे ही केसेस आए और ऐसी ही रिपोर्ट आई कि इसने इतने अरब रुपए बना लिए। आप मुझे बताइए किसी एक को जो है वो सजा हुई हो, किसी एक को वो, ये सिर्फ और सिर्फ वही बात की ताहिर नईम साहब ने कि शशका है, ये एक शशका है, आया है, और ये इसमें बिल्कुल हकीकत है कि इन्होंने पैसे बनाए। वहाँ पर जो है वो एक जो आप ये लगा लें कि एक एएसपी, एसपी, डिप्टी कमिश्नर और ऊपर तक जितने भी सेक्रेटरी वगैरह, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे जाते थे और सिर्फ और सिर्फ यही जो है वो करवाती थी। और एक एसएसपी साहब जो है वो खासुल खास, लेकिन अब जो अगला मरहला है वो फरागोगी को मुल्क में लाकर गिरफ्तार करने का है। इससे कबल भी हम देख चुके हैं कि कितने ज्यादा जो करप्शन से भरे लोग थे वो मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन हम उनका जिक्र ही करते रह गए। अनीक साहब से, बिल्कुल ठीक है, अनीक साहब से मुझे सवाल कर लेने दीजिए। अनीक साहब, अगर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब फरागोगी की करप्शन के लिए जवाबदेह हैं, तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपने बच्चों की करप्शन के जवाबदेह क्यों नहीं? यानी अजीब बात है। मतलब इन दोनों चीजों का मैं कोई आपस में, अच्छा पहली तो ये जो अभी कमेंट आया था, मैं इस पे जरा गुजारिश करता हूं कि इदारों को खिलौना बनाया जाता है और सियासतदान खिलौने में। मैं इसको बिल्कुल और तरह से देखता हूं। ये इदारे हैं जिन्होंने सियासतदानों को खिलौना बनाया हुआ है। राना सनाउल्लाह उसकी एक मिसाल है। उस पर झूठा मनशियात का केस कर दिया, उसको उठा के अंदर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? जिन सियासतदानों को आपने यानी नाअहल करार दिलवा दिया, जिन सियासतदानों को फांसी तक चढ़ा दिया, उसके बाद तारीख ने क्या साबित किया? मैं तो दोबारा उसी आइन की तरफ गुजारिश करूंगा ना कि अवाम किस तरह से अपने राय का इजहार करेंगे, वोट के जरिए करेंगे। रूल्स ऑफ गेम कौन तय करेगा? वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आइन बना के बता चुके हैं, उस पर अमल करने को तैयार कोई नहीं है। तो तैयार कौन नहीं है? ये पहले सवाल का जवाब ढूंढ लेना। अच्छा, अब आगे आ जाइए। बात यह है कि इमरान खान का जो आना है और इमरान खान को जिस तरह से लॉन्च किया गया, अब ये कोई राज है? उसको लाने वाले सैकड़ों इंटरव्यूज दे चुके हैं कि हम लेकर आए हैं। इमरान खान के साथ जो अब सलूक हो रहा है वो बिल्कुल उस तरह से आपको नजर नहीं आ रहा कि उस तरह से किया जा रहा है जिस तरह के यदि वो एक यानी महबूब और महबूबा का रिश्ता होता है। अच्छा। यानी एहसान फरामोश के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, इमरान खान के साथ वो सलूक किया जा रहा है कि हमने तुम पर एहसान किया था, हम तुम्हें लेकर आए थे, तुम हमें ही पड़ गए। तो अच्छा, इन दोनों पार्टीज में यानी पीटीआई और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट में आवाम कहां से आ गए? वो तो तमाशाई है। उनको तो अब यह बताया जा रहा है कि तजुर्बा नाकाम हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ।
लेकिन आपको लगता है अनीक नाजी साहब कि अवाम मान जाएंगे? क्योंकि सर्वेस तो कुछ और ही कह रहे हैं। नून लीग के लिए तो बहुत बड़े चैलेंजेस है ना जो उनके सामने आके खड़े हो गए। जी फारूक साहब कभी मैं पॉइंट ले लेती हूँ, मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। जिस तरह से आपको याद है 5th जनरेशन वॉर के नाम से एक पूरी मीडिया वॉर लॉन्च की गई थी, प्रोपेगेंडा वॉर लॉन्च की गई थी। उस प्रोपेगेंडा वॉर में सोशल मीडिया, रेगुलर मीडिया, आपके अखबार और ये सब शामिल थे। उसके तहत स्टैब्लिश्ड जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनको मलाइन किया गया, उन पर इल्जामात लगाए गए और पीटीआई को सपोर्ट किया गया। ड्रामे की तलिस्म की पूरी एक दुनिया बनाई गई। दीन फरोशी और इस्लाम को मजहब फरोशी की एक जनरल ज़ियाउल हक के बाद दूसरी बड़ी मिसाल पीटीआई के हमें जलसों में देखने में नजर आई, उनके पूरे नैरेटिव में देखने में नजर आई। और इन लोगों ने करोड़ों की तादाद में वो शऊर पैदा कर दिया कि हाथ में तस्बीह लेके दुनिया को दिखाओ, नीचे डांस पार्टी हो रही है। आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं, उतना ज्यादा चलिए मैं फारूक साहब का वेरी क्विक पॉइंट ले लेती हूँ। और रास्ते मदीना का आपने शोर बचाया। ठीक है फारूक साहब आपका पॉइंट, उसके बाद मुझे ब्रेक अनाउंस करना। जी देखिए जी, बिल्कुल बात सही है कि हमारे इदारे वो बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। अब हमारी पार्लियामेंट को ले लें, ये जो पिछली पार्लियामेंट थी पीडीएम के दौर में, मैं समझता हूँ बड़ी मजबूत पार्लियामेंट थी कि उसमें ऑपोजिशन के नाम की तो कोई चीज उस तरह तो थी नहीं जिसको कहते हैं जेन्युइन ऑपोजिशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि उन्होंने कोई 100 से ज्यादा शायद कानून पास किए और जिसमें वो जिसको लोग कहते हैं बदनामे जमाना एनआरओ वाला कानून। एक तो ये बात। दूसरा, इदारों की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल इदारों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आप ये भी देखें पाकिस्तान के इतने मखसूस हालात हैं, वो 10 वॉल्यूम्स जीआईटी एक बनी थी, 10 वॉल्यूम थे जीआईटी में, ट्रॉली में के वो वॉल्यूम आए थे कोर्ट में, वो जनाब मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया सारा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, ये फराग गोगी वाला केस इसलिए ये अहमियत का इख्तियार कर गया कि पहली दफा मुझे भी याद है माजी में कि एक खातून की करप्शन सामने आ गई कि वो आई है एट द मेगा लेवल करप्शन आई है, उसने अपने असर इस्तेमाल किए, पेनिट्रेट किया अपना टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप में, और कैसे उसने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। ये इस तरह की केस जो है पहले मुझे नहीं याद पड़ता कोई ऐसे खातून हो। और एक लास्ट पॉइंट, चले देखना ये होगा फारूक हमीद खान साहब के ये जो सियासी जमातें हैं पीटीआई की दीगर करप्शन केसेस भी सामने लेकर आ जाएं, क्योंकि उनके पास तो जवाब यही है कि इनको फराग गोगी के अलावा हमारा कोई केस मिला नहीं है, इसीलिए फराग गोगी का रोना रो रहे हैं ये लोग। मुझे खैर ब्रेक अनाउंस करना है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इक्तदार की छीना झपटी में जारी बयानिए की जंग में एक नया बयानिया भी पैदा हो रहा है, जिसको मुफाहमत या मज़ाहमत का बयानिया कह लीजिए। और नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे के सियासी गढ़ पर फिलहाल नज़र है और दोनों ही जमातें अपनी इंतखाबी सियासी मुहिम का आगाज़ भी कर चुकी हैं, मगर तहरीक इंसाफ अब तक गैर यकीनी किसी सूरत हाल में है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं। और ये कह रहे हैं हामिद खान साहब के हमें लेवल प्लेइंग तो दूर की बात, फील्ड ही नज़र नहीं आ रही। लेकिन इंतखाबी मैदान में फील्ड लेने के लिए सदर का ख़त भी बड़ा अहमियत का हामिल है। इस टाइम जो कानूनी टीम की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई है वो भी हम जिक्र करेंगे, और चार्टर ऑफ डिमांड का मुतालबा जो वाज़े सबूत के तौर पर रखा गया है पीटीआई की जानिब से कि पीटीआई लेवल नहीं तो कम अज़ कम फील्ड तो ज़रूर चाहती है, लेकिन अपनी इनकलाबी सियासत को जिंदा रखने के लिए तहरीक इंसाफ सिविलियन बालादस्ती बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ मैदान में भी उतरने की बातें कर रही है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है जो अनीक नाजी साहब, मैं सबसे पहले आप ही के सामने रख लेती हूँ, पीटीआई इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, उनके नजदीक जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है वो 2018 के इंतखाबात है, लाडला 2018। उनके नजदीक लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि दोबारा से सारे सियासतदानों को जेलों में डाल दिया जाए, मुकदमे कर दिए जाएं, रियासत के सारे मसाइल उनके साथ कर दिए जाएं, दोबारा से सारा का सारा मीडिया उनके ताबे कर दिया जाए, उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला जो है वो गद्दार करार दे दिया जाए, और उसके बाद आरटीआई सिस्टम बिठा के जर्रू फेर दिया जाए, और उसके बाद उनको हुकूमत बना के दे दी जाए। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड एक दफा हो चुकी है। मेरी गुजारिश ये है कि क्या इमरान खान में कौन सी तब्दीली आ गई है जो दोबारा उसी का मुतालबा कर रही है? 2018 में ये सब कुछ उसकी फेवर में करके हुकूमतें उसको पकड़ा दी गई, उसके बाद उसने नतीजा उसका क्या निकला? क्या वो अहल थी? क्या साबित हुआ? जो परफॉर्मेंस उसकी 3 साल रही है वही उस्मान बुज़दार ही इसी तरह की फराग होगी, वो इसी तरह का एक मौका और चाहती है। लेकिन अनीक नाजी साहब, कोरोना भी तो था उनके दौरे हुकूमत में।
आप यकीन कीजिए कि मैं अब इस तरह की बातों का आपको क्या, कोरोना जो है ये बिल्कुल ही एक और चीज है। कोरोना का किसी की पोस्टिंग से या किसी के यानी पोस्टिंग के पैसे पकड़ने से या एक हाउसिंग सोसाइटी की 240 कनाल जमीन अपने नाम लिखवाने से या बर्तानिया से 190 मिलियन पाउंड के फ्रॉड से उसका कोरोना का क्या ताल्लुक हो सकता है? अच्छा। इन बातों का कोई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा, आपका सवाल की तरफ आता हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की है। हाँ। लेवल प्लेइंग फील्ड जो पीटीआई डिमांड कर रही है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। उनके सपोर्ट करने वाले बिलवास्ता इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि किस तरह से सपोर्ट किया गया। साकिब निसार का क्या उसमें किरदार रहा, उस वक्त के नैब का क्या किरदार रहा, ये अब तारीख का हिस्सा बन के हमारे सामने है। क्या वही पीटीआई को उसी तरह का लाड प्यार अगर किया जाए तो पीटीआई के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है? आपके इल्म में है कि इमरान खान खुद जनरल बाजवा के बारे में साउथ और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट यानी बिल्कुल मुतजाद बयान दे चुके हैं। एक तरफ से वो उन पर तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ से वो तायात उनको एक्सटेंशन की ऑफर करते रहेंगे। तो यही तो नवाज शरीफ साहब ने भी किया, एक्सटेंशन देने के बाद ही उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ भी उन्होंने डबल गेम कर दी। तो अनीक नारी साहब फिर किसकी बात को ज्यादा अहमियत दी जाए? नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूं मैं, उन्होंने भी तो इल्जामात की बौछार की ना बाजवा साहब पे, उन्होंने तो एहतसाब तक की बात कर दी। नवाज शरीफ ने एहतसाब की बात, आप किस दौर की बात कर रही हैं? बातें आप क्यों याद करा रही हैं? कौन से दौर की बात? मैं अब की उनके वतन वापस आने से पहले की बात कर रही हूँ, जब उनके भाई को वापस आकर ये इस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट बयानिया वापस कराना पड़ा और बड़ी मुश्किल हुई उसमें, और फिर नवाज शरीफ साहब ने यू टर्न लिया और उसके बाद अपना बयानिया बदलकर मईशत की तरफ आ गए। तो आप खुद भी तो देखिए कि अच्छा नहीं, अब आप मुझे उसको वजाहत करने दीजिए ना। जी जी जी। वहां पे देखिए, वहां पे पीटीआई को हम पीछे छोड़ के आगे नवाज शरीफ की तरफ आ जाते हैं। नवाज शरीफ का जो बयानिया है या नवाज शरीफ का, ये तो मुस्लिम लीग नून जानती है कि वो किस बयानी के साथ उतरेगी मैदान में, लेकिन जो बज़ाहिर एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पर मुझे और आपको नजर आ रहा है वो ये है कि नून लीग इस वक्त तो दो मुतजाद बयानियों को लेकर चलने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। एक तरफ हम शहबाज शरीफ को देखते हैं कि वो अपने कौम को जो उन्होंने आखिरी एड्रेस किया था उस एड्रेस में उन्होंने थैंक यू जनरल बाजवा कहा। दूसरी तरफ से नवाज शरीफ है, जाहिर है कि उनका और मरियम नवाज का एक बिल्कुल मुख्तलिफ यानी नजरिया है। वो एहतसाब की बात भी करते हैं जी, वो आगे बढ़ने की बात भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से हालात तब्दील होते हैं उस तरह से सियासतदान को आने वाले अपने हर दिन के मुताबिक यानी हकीकत देखनी पड़ती है ना। ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूं सही कि नून लीग में भी हमें दो यानी तरह के मुतजाद वो बयानिए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रैग्मैटिज्म नजर आ रहा है शहबाज शरीफ की क़यादत में, दूसरी तरफ हमें नवाज शरीफ का। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ की बात करेंगी तो नवाज शरीफ जो है वो अपने एहतसाब या इकोनॉमी की बेहतरी, वो उसकी बात वो पहले भी कर रहा था, वो अब भी कर रहा है। लेकिन इस वक्त जब आप फौज यानी आप उन किरदारों को कानून के दायरे के तले लाने की बात कर रही है, मसलन मैं 2 दिन पहले भी नवाज शरीफ की एक सुन रहा था, पार्टी से खिताब सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये बात की है कि जो लोग जिम्मेदार हैं मुंतखब हुकूमत को हटाने के, उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन आजकल के हालात में जिस वक्त पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, फौज पर हमले हो रहे हैं, पुलिस फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, तो उस वक्त अगर आप भी हमलावर हो जाएंगे, पीटीआई हमलावर हुई पड़ी है, उसको बैलेंस करना भी तो उनका काम है ना। ये उनका काम है, मेरा नहीं है। ठीक, मैं सिर्फ आपको गुजारिश ये कर रहा हूं कि पीटीआई के बारे में ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी आप बात कर रही थी वो बिल्कुल एक फजूल बात है। अच्छा, वो अपनी तरफ एक हमायत मांग रहे हैं, वो एक झूठ का पलंदा है जो कि साबित शुदा है। अब उससे मजीद आपने क्या हासिल करना बाकी है? अनीक साहब पॉइंट आपका क्लियर है जी जी कि नवाज शरीफ को, आखिरी बात मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि नवाज शरीफ का जो बयानिया 1990 में था वो हमसायों से अमन और तजारत की बात कर रहा था। वही बयानिया उसको 1997 में था जब उसको वाजपेयी के आने पर जिस यानी उसका सामना करना पड़ा, कारगिल हो गया। वही बयानिया उसका 21 अक्टूबर को भी सामने आया है, तिजारतों से अमन यानी हमसायों से तिजारत और हमसायों से अमन। ये बयानिया 33 साल से लेके वो खड़ा हुआ है। उसके बीच में कभी उसको मोदी का यार कह के जलील किया गया, कभी उसको गद्दार कहा गया, कभी उसको गद्दार कारगिल कहा गया। लेकिन जिन लोगों ने नवाज शरीफ को गद्दार कहा, मोदी का यार कहा, बाद में उन्हीं लोगों ने, वही परवेज मुशर्रफ उसी वाजपेयी के पास चलकर हाथ मिलाने गया, मिन्नतें करता रहा और 20 जनवरी 2004 के ऐलान इस्लामाबाद में लिख कर दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से जाने वाला हर बंदा हम टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे। या परवेज मुशर्रफ ने कहा था, नवाज शरीफ ने नहीं कहा था।
उसके बाद मोदी के इलेक्शन में आने की दुआएं इमरान खान ने मांगी थी, नवाज शरीफ ने नहीं मांगी थी। ठीक है अनीक नाजी साहब, मेरा सवाल फारूक हमीद खान, ठीक है मैं फारूक हमीद खान साहब के पास सवाल लेकर अपना चली जाती हूँ। नवाज शरीफ ने नहीं खोला, बगैर वीजे के आने की इजाजत नवाज शरीफ ने नहीं दी। ठीक है अनीक नाजी साहब, आपका पॉइंट क्लियर है, लेकिन मैं कंफ्यूजन में हूँ और इस कंफ्यूजन को फारूक हमीद खान साहब आप थोड़ा सा अगर क्लियर कर पाए, क्योंकि पीटीआई तो वाकई क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, जहां पर तमाम सियासी जमातों को तो इलेक्शन से पहले एक तरह ट्रीट नहीं किया जाता, जहां 2018 में डिसाइड कर लिया गया था मुख्तदर हलकों की जानिब से, बड़ों की जानिब से कि जी अब पीटीआई को ही लेकर आना है, और अब जैसा कि हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी वतन वापस आने से पहले ही कह दिया गया कि मैं तो साइन करके देने के लिए तैयार हूं कि चौथी बार का मुल्क का वजीर आजम मैं हूंगा। तो ऐसे में क्यों पीपल्स पार्टी, क्यों पीटीआई और दीगर जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही हैं? तो खामोशी से यूं समझ लीजिए कि गठजोड़ कर लेना चाहिए इसी बात पर कि कल को तेरी बारी तो आज को मेरी बारी। मुझे जरा प्लीज कंफ्यूजन से निकालिए फारूक हमीद खान साहब। देखें जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूं, पीटीआई इस वक्त बिल्कुल नेगेटिव ऑफ द वेव जारी है। हवा का रुख बिल्कुल सियासी रुख जो है वो पीटीआई के खिलाफ है, और पीटीआई इस वक्त पॉलिटिकल आइसोलेशन को फेस कर रही है। उन्होंने अपनी एंगेजमेंट कमेटी भी बना दी है कि वो बाकी पार्टीज के साथ रब्ता करें। तो दैट पार्टी इज इन अ वेरी बैड शेप। लीडरशिप उनकी तो कोई नजर ही नहीं आ रही, या जेल में, या रोपोश है, या वो केसेस जो है वो भुगत रहे हैं। तो लिहाजा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर पीटीआई ये समझती है कि जनाब उनके केसेस माफ हो जाएंगे और जनाब 100% 9 में माफ हो जाएगा, तो मुझे तो वो चीजें नजर नहीं आ रही है। वो जिन जिन लोगों ने 9 मई को, और जो कि एक गेम चेंजर, पॉलिटिकल गेम चेंजर साबित हो गया पाकिस्तान के सियासत में, वो दे विल हैव टू फेस द लॉ नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग उनके बाकी टॉप लीडरशिप है। हाँ, अब ये आज एक बड़ी अच्छी बात की है, मैं पीएमएलएन के जावेद लतीफ साहब एक बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ेपन का मुजाहरा किया है, जिसको उन्होंने कहा है कि जनाब पीटीआई के जो लोग हैं अपना कानून में जो इन्वॉल्व हैं, वो तो लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स, लेकिन वो कहते हैं कि उसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो क्लीन हैं, जिनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, उससे हम बात करने को तैयार है। जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल बातचीत होती है, पॉलिटिकल हार्मनी और ये तमाम चीजें जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो कि होना भी चाहिए, तमाम पार्टीज को आपस में करना चाहिए। जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, मुझे बड़ा क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब आप एक बिल्कुल नई सोच के साथ आए हैं, और वो सोच ये है कि मादी की तरह वो जो महाजराई और कन्फ्रंटेशन विद दी एस्टैब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है वो आप इस चीज को नहीं चाहेंगे। वो मुफाहमत की सियासत करेंगे। वो चाहेंगे कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो अपने पूरे 5 साल पूरे करें, और उस 5 साल में जो उनका प्लान है, इकोनॉमिक प्लान है और बाकी डेवलपमेंट प्लान है, वो उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उनका तो बड़ा क्लियर है। तभी आप देखें वो बाप के साथ मिलने जा रहे हैं बलूचिस्तान में, उस पार्टी के साथ दिला के MQM-P के साथ, पाकिस्तान के साथ उनका अपना एक पॉलिटिकल अलायंस हो गया। तो बाकी जहां तक पीपल पार्टी का ताल्लुक है, वो कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जी? उनका ना किसी के खिलाफ कोई केस है, ना कोई ऐसी चीज है। वो अपना सिंध इंटीरियर उनका पक्का है, कोई शक वाली बात नहीं है। कराची, यस, कराची के जो 21 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, वहां पे ये पीएमएलएन और MQM का जो इलेक्टोरल इत्तेहाद है, वो इट विल मेक अ डिफरेंस। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन हालात में पीटीआई वहां पे, जिसने पहले मेजोरिटी की 14-15 सीटें ली थी 2018 में, वो वहां पे कितनी कोई सीट ले भी सकेंगे या नहीं। वहां पे भी कोलैप्स है टोटल। तो ये एक बड़ा, मैं देख रहा हूं कि नजर आ रहा है कि पीएमएलएन जो है दे आर राइडिंग द वेव, और ये वेव राइड करते करते ये इलेक्शन तक जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुफाहमत की बात भी कर रहे हैं, दीगर सियासी जमातों से बात भी कर रहे हैं, राबते और उनके मुज़ाकरात भी इस हवाले से जारी हैं। तो फैसल शकील साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ कि पीटीआई दीगर सियासी जमातों से अब बातचीत के लिए तैयार हो गई है, या यूँ कह लीजिए कि इमरान खान साहब अब बातचीत, मुज़ाकरात करने के लिए एक पेज पर आ चुके हैं? जी बिल्कुल, वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जमातें अब नहीं कर रही, क्योंकि अब जो है वो हवा का रुख दूसरी तरफ है। जैसे कि बताया फारूक साहब ने कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुस्तहकम पोजीशन में हैं, और MQM का जो है वो उनसे मुआहदा भी हो गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि कौम परस्त जमातें हैं वो भी जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगी। सिंध में काफ़ी हद तक जो है वो मुस्लिम लीग नून और MQM और ये इत्तेहादी मिल के जो है पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। तो कल का दिन भी बड़ा इस वक्त जो है वो यही कोशिशें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कुछ लोगों से मिले हैं पीटीआई के, और वो उन्होंने जो है वो शमूलियत इख्तियार की है जो है पीपल्स पार्टी में। तो पीटीआई के कुछ लोग जो है, जो बचे कुछ
बचे लोग हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग पीपल्स पार्टी के राब्ते में हैं, कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के राब्ते में। तो PTI का मुस्तकबिल जो है वो सिंध में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जैसे कि माजी में उन्होंने कराची से इतनी सारी नशिस्तें एक साथ हासिल की थी, 14-15 नशिस्तें, अब वो इस तरह से हासिल नहीं कर सकेंगे। दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं कि MQM और ये मुस्लिम लीग नून और कौम परस्त मिलकर जो है वो यहाँ से एक अच्छी जो है वो कराची हैदराबाद जो शहरी इलाके हैं सिंध के, यहाँ से सीटें निकाल सकेंगे। इंटीरियर में पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। इस सिलसिले में GDA के मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो शामिल हो गए और मज़ीद जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है ताहिर साहब, जरदारी साहब का अगर आप बयान कल का उठाकर देख लीजिए, बड़ा ही वो अहमियत का हामिल है। उनका जो स्टेटमेंट है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमने PTI की हुकूमत को ख़त्म किया था तो उसके पीछे कुछ अनासिर ऐसे थे कि वो ठीक नहीं कर रहे थे, काम ठीक नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दावा किया कि अगर हम हुकूमत उल्टा सकते हैं तो हुकूमत बना भी सकते हैं। जरदारी साहब अपने बेटे को देखना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म आने वाले टाइम में, और PTI से आने वाले टाइम में ये कहा भी जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का कहीं ना कहीं इल्हाक हो भी सकता है। तो आपको लगता है कि जरदारी साहब इस टाइम कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन से पहले गेम पलटा सकते हैं नून लीग के लिए? देखिए, सियासत एक खेल है और हर इसमें सियासी जमात एक बड़ा शेयर, लार्ज चंक लेना चाहती है, पर पाकिस्तान में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई, इक्तदार के केक का कितना बड़ा पीस किसके मुंह में जाएगा ये फैसला कहीं और होता है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। यानी एक जमात जो है, जो इस वक्त कालअदम जमात है, उसको कॉर्नर मीटिंग के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। अच्छा। और हाई कोर्ट से जब वो इजाजत लेती है तो जिली इंतजामिया वहां लोगों को गिरफ्तार कर रही। अगर हम ये इसको तस्लीम नहीं करते तो हम गैर जमहूरी सोच के, तो ये इसका फैसला कहीं और होता है कि किसको कितना पीस देना है। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने जो कह दी है कि ये राइडिंग PMLN के बारे में, तो इससे और चीज़ वाजे होगी है कि मियां नवाज शरीफ साहब वैसे भी एक अरेंजमेंट के तहत आ रहे हैं। ये जितना भी कहें, एक आम आदमी जो नीचे जिसने रेडी लगाई है उससे भी पता है कि एक अरेंजमेंट के तहत आ रहे हैं। लेकिन ख्वाजा साहब रफीक साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल डील की बातें ठीक नहीं है, इस तरह की बातें ना करें। नतीजा वही निकला था। और इसी तरह आज तहस नहस करके हर चीज मियां नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, नतीजा वही निकलेगा। तो आइंस्टाइन ने यही कहा है कि एक ही तजर्बे को बार बार दोहराने से एक ही तरह के नतीजा निकलने को पागलपन कहा जाता है। इस पागलपन से हम कब निकलेंगे? अनीक नाजी साहब ने 90 का बयानिया बताया, लेकिन वो भूल गए कि 90 का बयानिया IGI भी था। 90 का बयानिया ये भी था जो सुप्रीम कोर्ट में असद दुरानी और हमीद गुल ने पैसे तकसीम किए थे। वो बयानिया भी आज भी खड़ा है कि वो ऐसे ही बयानिया है कि यहाँ सियासी जमातें, खा वो पीपल्स पार्टी हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, वो इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालते हैं डील के लिए। क्या बयानिया है कि 10 मिनट के अंदर सारी जमातें, मियाँ साहब जैसे जमहूरी और मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी और इमरान खान, 10 मिनट के अंदर इन्होंने एक्सटेंशन दी। ना इनका कोई बयानिया है, ना इनका कोई नजरिया है। इनका नजरिया इक़्तिदार है, अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, ज़ेन साजी के लिए ये मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, खा तहरीक इंसाफ है या नून लीग है। और उसके लिए हम लोग आगे बरूए कार होते हैं क्योंकि हमारे मुफादात होते हैं। हमने आगे देखा होता है कि हमें ये फ़ायदा इससे हासिल होगा। इससे क्या हासिल होगा? जिन लोगों से सही सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती वो अभी, भाई आप इस 70+ हो गए हैं जो कौमी क्या, आप अपनी फैमिली में से किसी नौजवान को टाइम देने के लिए तैयार नहीं। आप कौम के बच्चों का क्या सोचेंगे? आप ये करप्शन की आपने बात की, जहांगीर तरीन पे जो इल्जामात नून लीग ने लगाए कि वो शुगर माफिया हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, आज वो उनके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। तो कल फराह गोगी के साथ भी इत्तेहाद हो जाएगा पीपल्स पार्टी का। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और इस इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान दोनों आपस में मिले हुए हैं। दोनों की असल बारियां दोनों की हैं। ताहिर साहब, आपने बिल्कुल जो है वो सिचुएशन खोल कर क्लियर करके सामने रख दिया। फारूक साहब, ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, मैं आपका पॉइंट लूंगी, लेकिन अगले सवाल में आप मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक वापस आने के बाद हम महंगाई का जिक्र करेंगे जिसने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे महंगाई के हवाले से जिससे हर शख्स परेशान है। बिजली हो, गैस हो, तमाम अशिया की कीमतों में सिर्फ इजाफा ही इजाफा होता जा रहा है। मुल्क की मुआशी हालत इस वक्त वेंटिलेटर पर है, ये कहना गलत नहीं होगा। ओगरा ने गैस की कीमतों में, नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफा फिर से कर दिया है। नोटिफिकेशन फिर से जारी हो चुका है, मगर गरीब आवाम का नोटिफिकेशन के सहारे अपनी जिंदगी बसर करना किसी तकलीफ से कम नहीं है। खाने को रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। शहरों की हालत इस टाइम बहुत बुरी जो हालत हो चुकी है शहर में रहने वाले शहरियों की और गांव में रहने वाले देहातियों की कि इस वक्त हालत यह है कि पीने का साफ पानी भी उन्हें मुयस्सर नहीं है। और गुज़श्ता हुकूमत ने 425 अरब साफ पानी पर लगा दिए, मगर लोगों को एक बूंद तक साफ पानी नहीं मिला है। लोग यहां तक कि अफसोस के साथ महंगाई की वजह से खुदकुशियां तक करने पर उतर आए हैं। और अगर हम आपको इसके स्टैट्स हम बता दें, जो खुदकुशियां हुई हैं 10 माह के दौरान 81 अफराद ने खुदकुशी कर ली है और मुख्तलिफ वजूहात हैं इस खुदकुशी की। जो सवाल इससे जुड़ा ये है, जो सबसे पहले मैं ताहिर साहब आपी की जानिब रख देती हूँ। आलमी सतह पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें कमी के बावजूद पाकिस्तान में इजाफा ही इजाफा क्यों होता जा रहा है? मैं समझता हूँ कि इस आलमी मंडी में एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि कीमतें गिरी हैं, लेकिन कंज्यूमर को उसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। इसी तरह एक दिन में 23 रुपीज़ जो है वो चिकन की प्राइस बढ़ गई है और जो समरात आने चाहिए पेट्रोल की कीमत कम होने के, वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे। उसके अंदर केयर टेकर सेटअप और गवर्नमेंट्स नाकाम हो चुकी हैं। अब हालत ये है कि ये सारी जमातें महंगाई पे बात ही नहीं करती। आप देखें कि जिस दिन से कि मियां नवाज शरीफ वापस आए, कोई उन्होंने महंगाई पर स्टेटमेंट दी हो, कोई जरदारी साहब ने दी हो, और इमरान खान तो जेल में है, तो इनका ये इशू ही नहीं है। लेकिन ताहिर साहब वो कह रहे हैं ना कि वो मुल्क में आए किसी सियासी जमात का कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा है कि हम खसारे में चलने वाली मीशत को कैसे मीशत का पहिया चलाएंगे, PIA को कैसे करेंगे, बिजली की कीमतें कैसे कम करेंगे। कोई इनका इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा नहीं है। और जो इसलिए ये जो है एक अरेंजमेंट के तहत इक़्तिदार में आना चाहते हैं। पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जो रियासत के बहरान है, उसके ऊपर इनके पास कोई बयानिया नहीं है, कोई डिस्कोर्स नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि अमेरिका में जिस तरह इलेक्शन होते हैं, एक राउंड हो, वहां खड़े हो मियां नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी, बिलावल, जो भी, और फॉरेन पॉलिसी पे एक राउंड हो, इकोनॉमी पे हो, वो हमारी फॉरेन टेररिज्म की जो सर्ज आई है उस पे हो। अनीक साहब इंग्लैंड में रहते हैं, देखें कि कैसे वहाँ पार्लियामेंट में लेवल ऑफ डिबेट क्या होता है। तो यहाँ पे वो चंद लोग हैं, 5-6 लोग हर पार्टी ने अपने सामने उठाए होते हैं और वो अंजुमन सताइश बायमी होती है, और वो उनमें से कोई फौत हो जाए तो उनके बच्चों को बिठा देते हैं। तो एक ना इनके पास जो माशरे में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो माशरती हकीकतें हैं, जो चैलेंजेस हैं। स्मोक के ऊपर क्या पॉलिसी है मियां नवाज शरीफ की? लाहौर शहर के अंदर स्कूल बंद हो गए, लाहौर में लॉकडाउन हुआ है, कारोबार बंद हो गया। क्या पॉलिसी है इमरान खान की स्मोक के ऊपर? बिलावल की क्या है क्लाइमेट चेंज? तो बस ये ऐसे ही है कि एक सोशल मीडिया कंपनी को करोड़ों रुपए दे दो, हमारा इमेज बनाओ, इनका इसके अलावा कोई नहीं है कि लोगों को, अवाम को बेवकूफ बना के इक़्तिदार में लाया जाए। मेहनत कश की, मजदूर की, किसान की, तालिब इल्म के लिए इनके पास कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है। अनीक नाजी साहब, मुझे आपसे पूछ लेने दीजिए, अरबाब इख्तियार से गरीब आवाम किसी रिलीफ की तवक्को रख सकती है? जी, मैं आपसे गुजारिश करूं पहले मैं, लेकिन ये अभी जो कहा गया, मैं गुजारिश करूं कि ये जो कहा गया कि IJI भी 1990 की हकीकत है, मैंने तो अपनी बात किया है जी कि आइन पर अमल नहीं हो रहा है, ये सब बड़ा गलत हो रहा है ना। नवाज शरीफ ने, इन्होंने कहा कि महंगाई पर बात नहीं की, वो कर तो रहा है, इन्होंने सुनी नहीं है, तो मैं उसका तो क्या कर सकता है? बिजली की कीमत पर बात कर चुका है, गंदुम पर बात कर चुका है, आटे पर बात कर चुका है, डॉलर की कीमत पर बात कर चुका है। अच्छा, तीसरी बात जो आपने महंगाई की बात की है, देखिए मैं अब जो बस का जवाब दूंगा आपको शायद अच्छा ना लगे, अच्छा, लेकिन हकीकत यह है कि मैं जिस इंग्लैंड में बैठा हूं, यहाँ पे इसलिए सहूलियात हैं, यहाँ पे इसलिए हुकूमत जो है वो शोल्डर टू शोल्डर गरीब के साथ खड़ी है कि इस कौम ने तारीख के मैदान में लड़ाई लड़ी है। बेशक इस कौम को यहाँ के अरबाब इख्तियार ने कोई ताकत तश्तरी में गिफ्ट नहीं कर दी है। जो ब्रिटिश राज बड़े सगीर में था, वो ब्रिटिश राज चंद ड्यूक्स का, खानदानों का था, आम अंग्रेज का कोई ताल्लुक नहीं था उस अय्याशी से। आज इकबाल डे है, आपने उसका जिक्र, मतलब हमने हर चीज को किस हद तक यानी कंफ्यूज कर दिया है। आप एक प्रोग्राम करती हैं नेशनल टेलीविजन पे करंट अफेयर्स का,
मैं आपसे पूछता हूं, बांगे दरा अल्लामा इकबाल की एक किताब है, आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ने हिंदू गॉड है राम उसकी मदा में हमद कही हुई है? आपको पता है अनीक साहब, इकबाल डे में इकबाल की फैमिली के साथ जो पाकिस्तान में सलूक किया जा रहा है ना, मैं तो फिलहाल चाह रही थी कि उसका भी जिक्र कर लेती, लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट है। अल्लामा इकबाल के साथ भी हमने वही किया है कि हम हर बात को तजाद और यानी जब हम मुंतखब सियासी इस्तेमाल करते हैं। हाँ। अल्लामा इकबाल के हमने शायरी में से जहादी फलसफा उठा के बच्चे अफगानिस्तान भेज दिए, कश्मीर भेज दिए, क्या हासिल किया? तो मैं गुजारिश से कर रहा हूं कि अवाम, हमारी कौम खुद भी जिम्मेदार है। कभी किसी अशराफिया ने अवाम और कौम को उनके हकूक प्लेट में रखकर नहीं दिए। ये जब तक कौम तारीख के मैदान में लड़ाई नहीं लड़ेगी, इसको हकूक नहीं मिलेंगे, ऊपर चेहरे बदलते चले जाएंगे। फारूक साहब, आप भी एग्री करते हैं इसी पॉइंट से अनीक साहब के कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान? तो ये तो कसूर सरासर हमारा है कि हम खुद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और हम सिर्फ महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और हमें पिसते रहना चाहिए। वी डिजर्व दिस। देखिए, ये एक सैड स्टोरी है जो चलती आ रही है। महंगाई कभी कम नहीं हुई है, कीमतें कभी गिरी नहीं है पाकिस्तान में। कीमतें हर दौर में, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दौर में कीमतें बढ़ती रही हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि डायनामिक्स इकोनॉमी की चेंज होते रहे। अब लेटेस्ट जो अब मामला है, आप इस बात को माने कि आईएमएफ का आपके ऊपर सर पे उन्होंने डंडा रखा है। उन्होंने अब दोबारा कह दिया है कि आप रियल एस्टेट को, ये एग्रीकल्चर को और रिटेलर्स को, इनको भी आप टैक्स नेट में लेके आए, और उन्होंने पूरा टैक्स प्लान मांगा है। और गैस के जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं, 8 महीने में 980 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे करने हैं, जो आईएमएफ को बताया गया है। और वो किस लिए? कि वो जो सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ है, अब अवाम ने तो नहीं सर्कुलर डेट क्रिएट किया ना, हमारी जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट आती रही माजी में, उनकी नालायकी की वजह से, पूरे सिस्टम की नालायकी की वजह से सर्कुलर डेट इकट्ठा हुआ है। और लेकिन एक बात मैं कहूंगा, देखिए, ये कल 2 दिन से खबर फिर चल रही है कि गालिबन केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, अभी इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट शुड क्लैरिफाई ऑल्सो। सोशल मीडिया पे बहुत गर्म खबर है कि मजीद कोई पता नहीं 25 से 29 अरब रुपया अब हमारे मोहतरम पार्लियामेंटेरियन जो साबिक थे, गालिबन उन्होंने या पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि जी डेवलपमेंट फंड्स के लिए दी जाए। और भाई पीडीएम की गवर्नमेंट ने भी अपने दौर में 60-70 अरब, कोई कहता 90 अरब वो दिए थे डेवलपमेंट फंड्स में। तो अब बिल्कुल, ये कल हमने डिस्कस किया था फारूक साहब, ऐसा ही है, और ये फंड्स दे दिए भी जाएंगे, और यही खबर किसी दिन इसी तरह न्यूज चैनल्स में हम सुन भी लेंगे। लेकिन इसका वही बात है कि रियलिटी चेक और इस पे कुछ भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इसका बेनिफिट देना, को सब्सिडी दे, किसी शक्ल में दे, ताकि आईएमएफ नाराज भी ना हो, बात भी बन जाए। चलें, फैसल साहब से मैं, टाइम चूंकि शॉर्ट रह गया फारूक साहब, फैसल साहब से मैं क्विक रिस्पांस ले लेती हूँ इस सवाल पे। आईएमएफ से कामयाब मुज़ाकरात हो पाएंगे जो हमारी टीम कोशिशें कर रही है, मौशी टीम? फैसल साहब। जी बिल्कुल, आईएमएफ जो कहेगा वही ये करेंगे, इसलिए कि उनको अगली किस्त लेनी है। और आईएमएफ ने ये अपनी डिमांड्स रखी हैं कि मजीद ये टैक्सेस लगाए जाएं, तो इसलिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन गरीब जो है वो पिसता जा रहा है। लोगों, आपने खुदकुशी की बात की, आप कह रही है 81 वो लाहौर में हुई होंगी 81, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिंध में 300 से ज्यादा अफराद ने खुदकुशी की है 10 महीनों में। और ये गुर्बत, बेरोजगारी और जो है मुफलिसी के बाइस जो है ये खुदकुशी की है। खुदकुशियां कर रहे हैं लोग इसलिए कि उनके पास खाने के लिए नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। को जो है वो सहूलियात, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। लेकिन तरक्याती फंड्स जो हैं उसके लिए सारी सियासी जमातें लाइन में लग जाएंगी, और वो तरक्याती फंड भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर होते हैं। सिंध में अमल दरामद कुछ नहीं होता। अगर जो कराची में रहने वाले हैं, आप उनसे पूछे, या कराची आप आई हो तो आके देखें कि यहाँ पर क्या तरक्की हुई है। सिर्फ और सिर्फ 5 साल, और मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ जो बसेस का वहां पे हाल था। बल्कि सिर्फ थोड़ा सा ये एक प्रोजेक्ट है जो सिंध हुकूमत को जाता है, इसका पीपल्स पार्टी को इसका जाता है क्रेडिट। यहाँ पे K4 का मंसूबा, K4 का मंसूबा बताऊं, पानी का जो मंसूबा है, सीवरेज का बुरा हाल, वो कई सालों से जो है वो इल्तवा का शिकार है। कई गुना ज्यादा उसका बजट बढ़ गया है। यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है नहीं, कि वो जिस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं सारा कुछ। जी अनीक साहब, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, वेरी क्विक रिस्पॉन्स। मैं बस आखिरी बात बता दूं कि अवामी हुकूमत ये होती है कि यहाँ बरतानिया में मुझे हुकूमत मेरे घर आके पूछती है कि बिजली की कीमत ज्यादा हो रही है, पैसे चाहिए तो हमसे लो, गैस की कीमत ज्यादा हो रही है, हमसे पैसे लो,
ग्रोसरीज महंगी हो रही है, सब्जी गोश्त, हमसे पैसे लो। अल्लाह करे पाकिस्तान में भी कभी ऐसा सूरत हाल हो जाए, किराए के पैसे भी लो, काश मोर्गेज लेते हो तो उसका इंटरेस्ट हमसे लो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब, फारूक हमीद खान साहब, अनीक नाजी साहब और ताहिर नईम मलिक साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।